सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक कृषि से संबंधित तमाम नई जानकारियां लगातार पहुंचाते रहते हैं और आप सभी किसान भाई बहन भी उन जानकारियों से भरपूर लाभ उठाते रहते हैं। आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा बकरी पालन के ऊपर, यानी बकरी पालन करके हमारे किसान भाई बहन कैसे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। NAIP की 30 प्रमुख कृषि तकनीकों का होगा व्यवसायीकरण। दार्जिलिंग चाय बागानों में बारिश से लौटी खुशियां। अगर मॉनसून हुआ कमजोर तो निपटने की तैयारी जोर शोर से। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। देश में खेती को आधुनिक और लाभ का सौदा बनाने के लिए NAIP यानी राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना चलाई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जल्द ही NAIP द्वारा विकसित 30 नवीन प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण किया जाएगा। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना NAIP यानी राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना द्वारा विकसित 30 नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को बेचने का फैसला किया है। इन प्रौद्योगिकियों को किसानों के हित में बेहद उपयोगी माना गया है और इससे किसानों की लागत में कमी आएगी, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। NAIP ने अभी तक करीब 300 नवीन कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जिनमें से 80 का व्यवसायीकरण हो चुका है। जून में इस परियोजना के खत्म होने से पहले ICAR 30 नई प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करने जा रहा है। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर S अय्यप्पन का कहना है कि घरेलू स्तर पर विकसित की गई कृषि प्रौद्योगिकियां हमारी खेती किसानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और कृषि अनुसंधान व विकास पर निवेश किए जाने वाले प्रत्येक रुपए से 13 रुपए प्राप्त होते हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में निवेश अधिक लाभ देता है। दार्जिलिंग के चाय उत्पादकों के लिए हालिया बारिश अपने साथ कई खुशियां लेकर आई है और इससे चाय उत्पादन में काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग चाय बागानों में हालिया बारिश ने फिर से खुशियां लौटा दी हैं। करीब 2 महीने के सूखे के बाद मई माह की शुरुआत में हुई बारिश ने चाय उत्पादन में इजाफे की उम्मीद जगा दी है। बारिश से चाय की झाड़ियों को पर्याप्त नमी मिलने की उम्मीद बन गई है, जिससे चाय का उत्पादन बढ़ने की पूरी संभावना है। दार्जिलिंग से करीब 80 से 90 लाख किलोग्राम चाय का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है और इससे लगभग 60% चाय का निर्यात होता है। करीब 17,500 हेक्टेयर में फैले 87 चाय बागानों में करीब 71,000 कर्मचारी काम करते हैं और बारिश ने इन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। अल निनो जैसे महासागर में होने वाले बदलाव के कारण भारत में मानसून के कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन किसानों को इसे लेकर परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसे निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। कमजोर मानसून की बात अगर सही हो भी जाए तो किसानों को और देश में अन्न उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सरकार ने मानसून की बेरुखी से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। कमजोर मानसून की आशंका के चलते कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों की राजधानियों के दौरे पर हैं और आकस्मिक योजना पर कार्य कर रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को वे बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कम अवधि वाली फसलों के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरा प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करने में व्यस्त है कि बिजली और पानी की कमी ना हो। इसके लिए नहर के पानी और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के 500 जिलों के लिए योजना तैयार कर ली है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा फसल उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार समेत असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।
किसान भाइयों के लिए सलाह है कि ग्रीष्मकालीन हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग आदि की बुआई कर सकते हैं। सनई की बीज दर 60 से 70 और ढैंचा की 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम भूमि है या भूमि है ही नहीं। ऐसे किसान भाई बहन पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इन्हीं में से एक है बकरी पालन।
ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि गरीब की गाय बकरी। बकरी पालन बहुत ही कम लागत में किया जा सकता है और अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले किसान भाई बहनों को ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि बकरी की अच्छी नस्लें कौन सी हैं, जिनसे अधिक से अधिक दूध लिया जा सके या अधिक से अधिक मात्रा में मांस का उत्पादन किया जा सके। और भी ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो किसान भाई बहनों को होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए देखते हैं ये कार्यक्रम। बकरी का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण उसका पालन पोषण बड़े पशुओं की तुलना में बहुत आसान है। परिवार की महिलाएं या बच्चे आसानी से बकरियों की देखभाल कर सकते हैं। बकरी पालन को अच्छे ढंग से करके अच्छा धन कमाया जा सकता है। अब बकरी पालन लगभग एक व्यवसाय बन चुका है, जिसके कारण बकरी पालकों की संख्या में वृद्धि हुई है। बकरी पालकों को जब भी पैसे की जरूरत होती है, वे बाजार में बकरी या उनके बच्चों को बेचकर अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन अपने कदम उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ा रहा है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे एक छोटे से पशु के बारे में, और ये जानकारी देंगे हम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, यहाँ पर हम आए हुए हैं। और बकरी में कितने गुण हैं ये आप सोच करके अचंभा करोगे, क्योंकि गरीब की गाय कहा गया है इसको। और ये भी कहा गया है कि बकरी सरके ब्याज ना सरके, क्योंकि बकरी जो है 2 बच्चे 3 बच्चे देती है, ब्याज जो है इतना नहीं मुनाफा देता। और इसमें इतने गुण हैं बकरी में कि जैसे आप फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर बकरी कोपल कोपल खाएगी, और जैसा वो खाएगी, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इसी तरह बकरी जो खाती है उसी तरह का दूध देती है। और दूध में बहुत गुण है, बकरी में बहुत गुण है। और ये बकरी जो है जैसा मौसम है, ख़ास तौर पर जो सूखा एरिया है वहाँ पर तो ज़्यादा पनपती है। अब इस बकरी के वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाता है, इसकी देखरेख की जाती है, इसके बारे में हमारे साथ हैं डॉक्टर SK अग्रवाल, और ये इस संस्था के निदेशक हैं। तो अग्रवाल साहब, आप की संस्था हमारे पशुपालकों के लिए क्या कुछ कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा यह संस्थान 12 जुलाई 1979 को स्थापित हुआ और ICAR का एक प्रमुख संस्थान है। और इस संस्थान में बकरी के ऊपर शोध, बकरी के ऊपर प्रशिक्षण, बकरी के ऊपर शिक्षा, बकरी के ऊपर जितना भी एक्सटेंशन का कार्य है इस संस्थान के माध्यम से किया जाता है। और हमारे इस संस्थान में इन सारे चीज़ों को आयाम देने के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी एवं अन्य तरीके के सारे कर्मचारीगण यहाँ पर हैं। और हमारे इस संस्थान में 3 बहुत प्रमुख किस्म की बकरियाँ हैं। एक जिसे हम जमुनापारी कहते हैं, दूसरी जिसे हम बारबरी कहते हैं, तीसरी जिसे हम झकराना कहते हैं। और झकराना, और ये तीनों अपने में एक विशिष्ट स्थान रखती है, न केवल हिंदुस्तान में अपितु पूरे विश्व में। और जो 23 वर्णित नस्लें हमारे इस देश में पाई जाती हैं, उनमें इन तीनों नस्ल का बहुत 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 योगदान है। और हम अपने इस संस्थान के माध्यम से किसानों के द्वारा बकरी पालन में आने वाले समस्याओं को किस तरीके से साइंटिफिक बकरी पालन करें, किस तरीके से बकरी से अधिक उत्पादन लें, किस तरीके से बकरी से अधिक आर्थिक लाभ कमाएं, उन सभी समस्याओं का निदान करने में, उन सभी समस्याओं का निवारण करने में समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण करते हैं। और इन प्रशिक्षण के माध्यम से हमें ये भी ज्ञात होता है कि किस तरीके का प्रॉब्लम, किस तरीके की समस्याएं ये बकरी पालक अपने स्थान पर, अपने क्षेत्रों में इन मुखातिब होते हैं, उन पे हम शोध करते हैं। और इन सभी शोध, प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से हम बकरी पालन के उत्पादन में, बकरी पालन के विकास में निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि बकरी जो है दूध भी देती है और मीट भी देती है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी नस्लें हैं जो दूध में ज़्यादा हैं और मीट में ज़्यादा हैं, इसके बारे में थोड़ा सा।
हमारे किसानों को बताइए। हाँ, जिस तरीके से गायों में भैंसों में नस्लें होती हैं और ज़्यादातर गायों और भैंसों में हमारा ध्यान दूध उत्पादन पे होता है, उसी तरीके से बकरी में शुरू से ही हमारा ज़्यादा ध्यान मांस उत्पादन में रहा है। लेकिन कुछ ऐसी प्रमुख नस्लें हैं कि जो दूध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। जिस तरीके से हमने अभी जैसे बताया, हमारे संस्थान में झकराना है जो दूध उत्पादन के लिए एक बहुत अच्छी ब्रीड है। जमुनापारी ब्रीड है, ये भी दूध उत्पादन में उत्तम ब्रीड है। पंजाब में पाई जाने वाली बीटल नस्ल की बकरी हैं जो दूध उत्पादन में अपने में एक रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी। अभी भी एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, करीब 4 लीटर दूध बकरी ने दिया। और इसी तरह से गुजरात में पाई जाने वाली आपकी जो नौशहरी रीजन में पाई जाने वाली सुरती नस्ल की जो बकरी है, ये अपने में बहुत उत्तम ब्रीड हैं जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर रही हैं। इसी तरह मीट के अंदर अगर आप बात करें मांस उत्पादन में, सिरोही नस्ल की जो बकरी है वो सर्वोत्तम है। ब्राउन कलर की चितकबरी बकरी होती है सिरोही नस्ल की, ये राजस्थान की मुख्य ब्रीड है, बहुत अच्छी है। आपकी ब्लैक बंगाल बकरी है, बहुत अच्छा मीट होता है, पूरे विश्व में इसका मीट और टेंडर क्वालिटी का मीट है, बहुत अच्छा है। और ब्लैक बंगाल बकरी का मांस बहुत अच्छा मांस है, इसका दाम भी सबसे ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। एक बहुत अच्छी ब्रीड है जो मांस उत्पादन के लिए है। इसी तरह गंजम ब्रीड है जो उड़ीसा में पाई जाती है, और अन्य ब्रीड हैं जो मालाबारी ब्रीड है, साउथ में पाई जाती है। ये सब मांस उत्पादन के लिए अच्छी ब्रीड है। ज़्यादातर जो ब्रीड बकरी के हैं वो मांस उत्पादन में ज़्यादा हैं और दूध उत्पादन में कम है। अग्रवाल साहब, आप ये बताइए, जैसे आपने दूध के बारे में बताया कि 4 लीटर देती है। अग्रवाल साहब, मैंने बकरी रखी थी, वो 4.5 लीटर दूध देती थी, लेकिन उसको दूध ज़्यादा देने के लिए कैसा आहार दें, और दूसरा मीट के लिए उसके लिए कैसा आहार दें जो कि मीट में ज़्यादा बढ़े, इसके बारे में बताइए। देखिए, बकरी पालन के क्षेत्र में ये माना जाता है कि बकरी किसी भी प्रकार के आहार पर अपना जीवन निर्वाह कर सकती है, जिसको हम स्पेर्स वेजिटेशन कहते हैं। जो बची खुची घासें हैं, जो चारा बड़े जानवरों से बच जाता है, उसके ऊपर बकरी अपना जीवन निर्वाह कर लेती है। लेकिन अगर हम मांस उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन की बात करें, इसमें बढ़ोतरी की बात करें, तो हमारे संज्ञान में बात आती है कि उसको हम सप्लीमेंट्री फीड देना आवश्यक हो जाता है। सप्लीमेंट्री फीड की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं दाना देना आवश्यक हो जाता है। अगर बकरी आपके 1 किलो दूध दे रही है तो ये माना जाता है, और ये हम सुझाव देते हैं, बताते हैं, कम से कम उसको आधा किलो या 300 ग्राम दाना अवश्य ही रोज़ दें, तभी उसके अंदर दूध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी, तभी आप समुचित जो उसका जेनेटिक पोटेंशियल है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मांस उत्पादन के भी क्षेत्र में बात कही जाती है, और बकरी को चरने के लिए ज़रूर भेजें, और चरने में जब वो जाए तो जो ग्रासें होती हैं, उस जो ग्रास में जो लेगुमिनस ग्रास होती है, जैसे हम सिंक्रस कहते हैं, लोबिया कहते हैं, इन टाइप के हमें ग्रासेस की आवश्यकता होती है, जिससे बकरी के अंदर जो भी दलहनी टाइप की फसलें हैं उस टाइप से उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, और वो अपने अंदर जो भी उनका पोटेंशियल है उसको विकसित कर सकें, और चाहे मांस उत्पादन हो चाहे दूध उत्पादन हो, भरपूर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वो कंट्रीब्यूट कर सकें मीट प्रोडक्शन में या दूध उत्पादन में। अग्रवाल साहब, जैसे आपने बताया ना कि दूध के लिए अच्छा चारा हो, लेकिन दूध के लिए या मीट के लिए और क्या ऐसा वैज्ञानिक कोई तरीका है जो इसमें बढ़ोतरी हो? नहीं, सर्वप्रथम हम लोगों को ध्यान देने के योग्य बातें ये हैं, हमारे पास 154 मिलियन बकरियां हैं। 154 मिलियन मेरा तात्पर्य कहने का 15.4 करोड़ बकरियां इस समय हैं। लेकिन अगर हम उत्पादन की दृष्टि में देखें तो जो प्रति पशु उत्पादन है, हमारे जो पशु हैं उन पे काफ़ी उनको बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो ज़्यादातर जो 75% बकरियां हमारे देश में पाई जाती हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं। केवल 25% बकरियां ऐसी हैं जो डिस्क्रिप्ट ब्रीड की हैं जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है। तो जो नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप की बकरियां हैं उनका नस्ल सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम उनका नस्ल सुधार कर लेते हैं तो जो भी प्रोडक्शन हमारे इस देश में इस समय है उससे हम दुगना प्रोडक्शन आने वाले 10 सालों में कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि जो अच्छे नस्ल के बकरे हैं, जो अच्छे नस्ल के ब्रीडिंग बक्स हैं, उनको तैयार किया जाए और उनको फील्ड में दिया जाए। लेकिन ये देखा गया है कि हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर उतने ब्रीडिंग मेल अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जिनको हम नेचुरल ब्रीडिंग के तहत ब्रीड का इम्प्रूवमेंट करें।
इसलिए ज़रूरी है कि हम या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें, कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकी को अपनाएं, या और भी जो मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करें, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, जैसे और भी टेक्निक्स जो आजकल हम अपने संस्थान में विकसित कर रहे हैं, उनका योगदान लेना आवश्यक है। और आने वाले समय के अंदर अगर हम 20 साल, 30 साल, 50 साल की बात करें तो ये आवश्यक होगा कि केवल नेचुरल ब्रीडिंग से हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक इन मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को हम ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में या ब्रीडिंग प्रोग्राम में उनका समावेश नहीं करते हैं। और तभी हम जाकर जो हमारे पास जो इतनी बड़ी धरोहर है उसको एक बहुत अच्छी विकसित ब्रीड के रूप में डेवलप कर सकते हैं और हम अपने प्रोडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। और देश में जो बढ़ती हुई डिमांड है मीट की या मिल्क की, उसके अंदर हमारा देश, हमारा संस्थान या जितने भी बकरी पालक हैं वो एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और देश के अंदर मीट और मिल्क का प्रोडक्शन इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। अग्रवाल साहब, ये तो आपने अच्छा बताया नस्ल सुधार का, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जैसे गाय है, भैंस है और से पशु हैं, उनमें बीमारी आ जाती हैं। क्या इससे बकरी में भी बीमारी आती है कि जो हमारे पशुओं में आती है? अन्य पशुओं के तरह बकरियां भी बीमारियों से ग्रसित होती हैं और बकरी कोई अछूता पशु नहीं है कि जिसके अंदर बीमारी नहीं होती है। बकरी के अंदर जो प्रमुख रोग हैं PPR है, जिसे हम बकरी का प्लेग कहते हैं, और ये केवल सिंगल ऐसी बीमारी है जिसका टीका अभी भी विकसित हुआ है हमारे भारतवर्ष में। और टीका विकसित होने से पहले यही एक ऐसी बीमारी थी जिसके वजह से बकरी पालकों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता था। और इस टीके के निजात से बकरी पालकों को बहुत सुविधा हुई है और बकरी के अंदर जो मृत्यु दर है उस पर काफ़ी कंट्रोल पाया गया है। और इसके अलावा जो बकरी की अन्य बीमारियां हैं, बकरी का चेचक है और इंट्रोटॉक्सीमिया है, बकरी में FMD होती है, बकरी में HS होता है। लेकिन ये जो 5 बीमारी जिसको मुख्य रूप से हमने आपको बताया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका निदान, जिसका रोकथाम करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर समय पर इन बीमारियों के अगेंस्ट में टीके बने हुए हैं भारतवर्ष में, इनका उपयोग हमारे पशुपालक करेंगे तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर बकरियों में इतनी ज़्यादा फील्ड के अंदर है, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है और बकरी के उत्पादन को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। अग्रवाल साहब, आपने इतनी जानकारी दी हमारे किसानों को, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें निदेशक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरहा 281122, मथुरा, उत्तर प्रदेश। संस्थान का दूरभाष नंबर है 0565276380। संस्थान के निदेशक का ईमेल है sk.agarwal@gmail.com। संस्थान की वेबसाइट है www.cirg.res.in। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने हमारा पता ज़रूर नोट कर लिया होगा। आप इस पते पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का,
लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को कल प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी भी दे देता हूं। खबरें खेती की और मंडी के ताज़ा भाव तो रहेंगे ही, इसके अलावा रोजाना की तरह हम आपको कृषि से संबंधित ढेरों नई जानकारियां भी देंगे। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।